गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग कक्षा 7 में हिंदी की कक्षा में पढ़ेंगे व्याकरण। व्याकरण क्या होता है, इसे समझने के लिए हमें इसके बारे में जानना पड़ेगा। किसी भी भाषा को समझने, बोलने या पढ़ने के लिए हमें उस भाषा के व्याकरण का ज्ञान होना आवश्यक है। यदि हम व्याकरण के ज्ञान को नहीं समझ पाते हैं तो हम उस भाषा का प्रयोग सही तरीके से नहीं कर पाते हैं। इस प्रकार हम लोग जब तक व्याकरण की परिभाषा को नहीं समझ पाएंगे, हम लोग उस भाषा के ज्ञान से पूरी तरह से वंचित रह सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि व्याकरण की परिभाषा क्या होती है। व्याकरण वह विद्या है जिसके माध्यम से हम किसी भी भाषा को शुद्ध रूप में बोलना, पढ़ना, लिखना, समझते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि व्याकरण वह विद्या है। विद्या मीन्स कला, या वह कला है जिसके माध्यम से हम किसी भी भाषा को शुद्ध रूप से बोलना, पढ़ना, लिखना समझते हैं। बच्चों, जब हम किसी भी भाषा को अच्छे से उसके नियमों को जानेंगे तभी हम उस भाषा को अच्छे से समझ पाएंगे। इसके लिए हमें समझने के लिए हमें देखना होगा कि व्याकरण के कितने भेद होते हैं, मतलब इसके कितने अंग होते हैं, या फिर हम ये भी कह सकते हैं इसके कितने भाग होते हैं। व्याकरण के मुख्यतः 4 भेद होते हैं। पहला वर्ण, दूसरा शब्द, तीसरा पद, चौथा वाक्य। बच्चों, किसी भी भाषा को सीखने के लिए हमें सबसे पहले वर्णों को सीखना पड़ता है। जैसे वर्ण में, जैसे आप लोगों ने जब हिंदी की पढ़ाई शुरू की तो सबसे पहले आपने वर्णों को सीखा। वर्णों में हमारा आ जाता है अ, आ, या, क, ख, ग, घ। बच्चों, आप लोगों को याद होगा कि सबसे शुरुआत में हम लोगों ने अ, आ और उसके बाद क, ख, ग, घ सीखा। तो वर्णों को सीखने के बाद जब हम इन वर्णों को सार्थक रूप से व्यवस्थित करना सीख जाते हैं
तो उसे उसके बाद हमारा बनता है शब्द। हमें शब्द बनाने के लिए शब्द बनाने के लिए वर्णों को व्यवस्थित तरीके से लिखना या समझना जरूरी है। जब तक हम वर्णों को व्यवस्थित तरीके से जिसका सार्थक अर्थ ना निकले नहीं रखते हैं तो उस वर्ण का कोई अस्तित्व नहीं होता है। जैसे अगर हम लिखते हैं थ म ल, इसका अर्थ होता है क म ल। जब हम वर्णों को व्यवस्थित तरीके से लिखते हैं तो हमारा शब्द बनता है। पर अगर हम इन्हीं वर्णों को अव्यवस्थित तरीके से लिख दें, जैसे म क ल, देखिए बच्चों, जब हमने वर्णों को व्यवस्थित तरीके से लिखा तो हमारा एक शब्द बन गया। पर जब हमने उन्हीं वर्णों को अव्यवस्थित कर दिया तो उसका कोई मतलब नहीं हुआ। इसी प्रकार हम यह जान सकते हैं कि इन वर्णों को व्यवस्थित करने पर हमारा शब्द बनता है। और व्याकरण की दृष्टि से नेक्स्ट है हमारा पद। व्याकरण की दृष्टि से शब्द और पद एक समान होते हैं, पर उसमें थोड़ी सी भिन्नता होती है। जैसे कि कोई भी शब्द पद हो सकता है। जैसे कि हम लिखते हैं राम, आम, खाता, ये तीनों अलग अलग शब्द हैं। पर जब हम इन शब्दों को एक कतार में एक जगह व्यवस्थित करते हैं तो ये सब मिलकर एक पद बन जाता है। मतलब जैसे कि राम एक पद है। कैसे? क्योंकि यह एक संज्ञा है, यह एक कर्ता है। तो जब किसी भी शब्द को संज्ञा के रूप में या कर्ता के रूप में हम लोग जब पहचान पाते हैं तो वो हमारा पद कहलाता है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा वाक्य। जिस प्रकार बच्चों वर्णों को व्यवस्थित करने से शब्द बनते हैं, शब्दों को व्यवस्थित रूप में लिखने से पद बनते हैं, उसी प्रकार हमारा वाक्य की परिभाषा होगा शब्दों के सार्थक समूह से बनने वाले पद को वाक्य कहते हैं। इस प्रकार हम यह सीख पाते हैं कि कि हिंदी में वाक्य कैसे बनते हैं। जैसे राम गाना गाता है। जब हम इन सारे शब्दों को व्यवस्थित रूप से लिखते हैं तो हमारा एक वाक्य तैयार हो जाता है। पर यदि आपने कभी सोचा है अगर हम लोग इन शब्दों को व्यवस्थित ना रख करके उन्हें अव्यवस्थित तरीके से रखा जाए तो क्या वह वाक्य होगा? नहीं। जैसे अगर हम इस वाक्य को इस तरह से लिखते हैं, गाना राम है गाता, तो हमारा ये जो वाक्य है ये वाक्य कहलाएगा। बट ये जो हमारा लाइन है ये वाक्य नहीं कहलाएगा, क्योंकि यह शब्दों का समूह तो है पर यह व्यवस्थित नहीं है। इस प्रकार हम यह समझ पा रहे हैं कि वाक्य कैसे बनते हैं।